द टॉक शो, ये है उस शो का नाम जिसमें हम आपको मिलवाएंगे विशेष शख्सियत से। आज हमारे साथ हैं आईजी बालाघाट रेंज संजय कुमार जी, जो अब भोपाल आयुक्त के पद पर पदासीन होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इनसे खास बातचीत कर रहे हैं और इस जो नई सीरीज है द टॉक शो, ये पहली कड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और जैसा कि मैंने कहा हमारे साथ हैं आईजी संजय कुमार जी। सर, बहुत स्वागत आपका और बहुत बधाइयाँ पदोन्नति के लिए। अब आप पुलिस आयुक्त भोपाल का जो जिम्मेदारी भरा पद संभालने वाले हैं, इस बात के लिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत करेंगे सर आपके जन्म के समय से। तो 20 दिसंबर 1976 को आपका जन्म हुआ और आपने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। तो ये जो आपका एक पीरियड रहा, स्टूडेंट पीरियड, ये किस तरह का रहा, ये जानना चाहेंगे। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरा गांव बरान है। 8वीं तक की जो शिक्षा थी मैंने अपने गांव से ही की। बाद में जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया। एमए इकोनॉमिक्स किया है मैंने और फिर इसी बीच अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। फाइनली फिर मेरा 2004 में यूपीएससी के थ्रू आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। इससे पहले 2004 में ही मैं डीएसपी लगा था हरियाणा पुलिस में। 5-6 महीने ट्रेनिंग किया था मैंने, उसके बाद आईपीएस में हो गया था। तो फिर काडर एमपी मिला, तो कुल मिला के फिर फरवरी 2006 में मैंने यहाँ एमपी में आके ज्वाइन किया। जी, आप एसपी जब रहे 2006 की हम बात करें तो आपने दिसंबर में ज्वाइन किया था आईपीएस के रूप में और जून में आप आए एज अ एसपी बालाघाट में। लेकिन जो एसपी संजय कुमार की छवि थी, बहुत तेज तर्रार एसपी आप रहे, सीएसपी भी रहे इससे पहले। तो जब बालाघाट आप आए, क्या कुछ था मन में, किस तरह आप पूरे ज़िले को संभालेंगे? 2006 में तो मैं अक्टूबर 2006 में मेरी HCSP पोस्टिंग हुई थी। तो उसमें मेरा 9-10 महीने का कार्यकाल रहा था। तो HCSP तो जैसा आप जानते हो शहर की पुलिसिंग 3 थाने देखने होते हैं। 2010 में जब मेरी एज एसपी यहाँ पोस्टिंग हुई तो मेन चैलेंज तो नक्सल का ही था यहाँ पे, बाकी तो क्राइम नॉर्मल ही रहता है। तो नो डाउट नक्सल एक ये चैलेंज एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में मिला था। तो उसमें भी चाहे वो ऑपरेशन हो या इंटेलिजेंस कलेक्शन हो, तो उसमें भी एज ए टीम हमने पूरे प्रयास किए इस चैलेंज से निपटने के लिए। जी, ये एज अ एसपी और एज अ सीएसपी आपके कार्यक्षेत्र और कार्यशैली की बात हुई। जो आपका स्टूडेंट लाइफ रही या जब आपने सोचा कि मैं आईपीएस बनूंगा, इससे पहले का जो दौर रहा, जो सामान्य तौर पर हर युवक का होता है, तो संजय कुमार जी किस तरह के युवक थे? क्या शरारती थे या खेलकूद में अव्वल थे? किस तरह का आपका व्यक्तित्व रहा उस दौरान? नहीं, वो शरारती नहीं था मैं तो जनरली पढ़ता ही रहता था। हाँ, मेरी खेल कूद में रुचि रही है। मैं जैसे रनिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह मेरी हॉबीज हैं। रनिंग वगैरह मैं अब भी करता हूँ। लेकिन उसमें ये था कि जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने रनिंग या स्विमिंग को एज ए स्पोर्ट्स लेने का मेरा था मन, लेकिन समाउ वो नहीं हो पाया। तो जनरली मैं वो पढ़ने लिखने वाला ज़्यादा रहा हूँ। पढ़ाकू किस्म हाँ, पढ़ाकू किस्म का इंट्रोवर्ट रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं रहा हूँ। और उसके बाद जब आप आईजी के रूप में बालाघाट में आए और जिस तरह से हमने देखा कि आपने बालाघाट ज़िले को नक्सल मुक्त कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, क्या कुछ इस दौरान मन में चलता रहा, किस तरह की? क्योंकि आपकी रणनीति की खास तौर पर बहुत चर्चाएं होती हैं कि आप जो पुख्ता रणनीति बनाते हैं या जो आपकी कार्यशैली है, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, ये इतनी पुख्ता होती है कि डिपार्टमेंट के अलावा भी आम जनमानस में एक तरफ ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण भी दिखाई देती है और एक सख्त पुलिस ऑफिसर के रूप में भी, कहीं ना कहीं सफल पुलिस ऑफिसर के रूप में भी आप देखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ चल रहा होता है? नहीं, देखो, अगर जैसे मैं पहले भी मैंने चर्चा की कि बालाघाट बेसिकली मेन चैलेंज यहाँ नक्सल का ही था।
नॉर्मल पुलिसिंग में, क्योंकि ये एक बड़ा ही पीसफुल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपराध नहीं होते हैं नॉर्मल पुलिसिंग में, तो नक्सल का एक मेन चैलेंज था। तो नक्सल, क्योंकि ये गुरिल्ला वारफेयर है नक्सल का पूरा, तो इसमें एक तो ऑपरेशनल प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसमें आपको और टीम भावना से आपको काम करना पड़ता है, पूरी टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है। दूसरा, इंटेलिजेंस कलेक्शन उसका बहुत ही अहम रोल होता है। तो इंटेलिजेंस कलेक्शन में नो डाउट आपका लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आपको उनका भरोसा जीतना पड़ता है, तभी वो आपको मतलब कुछ सूचनाएं देंगे, क्योंकि नक्सल एरिया में सूचना देना भी बहुत मुश्किल होता है। उनको बेसिकली उनके लिए उनके तो बड़ा जान का खतरा बना रहता है। ज़्यादातर जंगल के गांव में रहने वाले लोग ही आपको सूचना दे पाते हैं। तो वो और पुलिसिंग में ये बिल्कुल सही बात है, चाहे नक्सल प्रभावित एरिया हो या चाहे नॉर्मल एरिया हो, लोगों से अच्छा व्यवहार करना वो बहुत ज़रूरी है एक पुलिस अधिकारी के लिए। जी, मानवीय संवेदनाएं किस तरह की रहती हैं इतने बड़े पद पर आने के बाद, क्योंकि आपने आम जनता से खाकी को जोड़ा, एक भरोसा उत्पन्न करवाया और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने चलाए। इस दौरान कोई खास वाकया याद आता हो आपका कि किस तरह आपने, क्योंकि सुदूर अंचलों में ना शिक्षा का इतना प्रसार होता है, ना जागरूकता होती है और वर्दी के लिए डर अलग से होता है, तो ऐसे में किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? कुछ याद आता हो किसी गाँव के बारे में या किसी प्रसंग के बारे में? तो नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं, क्योंकि आप नक्सल एरिया में जब आप काम करते हो तो आपको जिला प्रशासन के साथ मिलकर विकास के कार्यों में भी आपको समय देना पड़ता है। और जैसे हम जो दूर के गांव थे जंगल में, रिमोट विलेजेस, वहाँ हमने कैंप लगाए जिला प्रशासन के साथ। और भी बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी रहती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि और यहाँ जैसे अगर आप यहाँ जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, हाँ, वहाँ के लोग भी आपको बहुत सीधे साधे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो उनके लिए जब भी चाहे वो विकास की बात हो या कोई छोटी मोटी उनकी शिकायत हो, तो जब भी उनके लिए हम कुछ कर पाए तो वो एक बहुत ही बड़ा संतुष्टि देने वाला विषय रहता था। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। बहुत चुनौती भरा कार्य रहा है संजय जी, बालाघाट जैसे ज़िले को नक्सल मुक्त करना, और इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये घोषणा जब हम बालाघाट वासी सुनते हैं कि बालाघाट ज़िला नक्सल मुक्त हो गया है, तो मन में बड़ा संतुष्टि का भाव जागता है। जब आप यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम कर रहे थे और अब जब आईजी के रूप में काम कर रहे हैं, अपने आप में आपने कितना अंतर पाया? किस तरह से तब आप डील किया करते थे और अब चूंकि पूरा पुलिस महकमा आपको संभालना पड़ रहा है या संभाल रहे हैं आप, तो अब किस तरह की एक कार्य योजना रहती है दिमाग में? क्योंकि उस वक्त तो जो बालाघाट वासी आपको एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के रूप में ही देखते थे, और अब जब है आपका एक अलग रूप हमें देखने को मिल रहा है, तो ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? वो क्या है कि पुलिस अधीक्षक के तौर पे जो है ना, वो आपको फील्ड में ज़्यादा रहना पड़ता है और आपको एक ही ज़िला देखना पड़ता है। हाँ, तो जो एसपी का काम होता है वो ज़्यादा मतलब फील्ड ओरिएंटेड होता है। हाँ, और जो भी शिकायतें या पहले एसपी के पास ही आएंगी, जो भी विषय हैं। एज आईजी क्योंकि 3 ज़िले देखने पड़ते हैं, और आईजी का काम फिर थोड़ा एसपी के काम का सुपरविज़न करना, और जहाँ ज़रूरत हो उसमें जूनियर ऑफिसर को गाइड करना, या फिर पुलिस मुख्यालय से एक सामंजस्य बनाना। तो जब एसपी थे तो एसपी का काम करते थे, जब आईजी हैं तो आईजी वाला काम करते हैं। इतने बड़े पद पर रहने के बाद जो आपकी सरलता और सहजता है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुई है सुदूर अंचलों में पुलिस और आम जनमानस की कनेक्टिविटी के लिए। और ऐसे में अब उस रात की भी हम बात करते हैं, यहाँ पर जिक्र करते हैं, जब 10 नक्सली आपके घर पर सरेंडर के लिए पहुँचे थे।
क्या था वो पूरा दृश्य जो आप इस वक्त सोच पा रहे हैं और हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे? हाँ, वो जो केबी डिवीज़न के 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, तो उसमें बेसिकली हमारे हॉक फोर्स में है जो एएसआई हैं काशीराम उइके, उनका 2-3 दिन पहले ही उनकी मेरे से बात हुई कि सर ऐसे ऐसे नक्सली सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो वो या तो आपके पास आना चाह रहे हैं या कलेक्टर साहब के पास आना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, वो जहाँ भी आना चाह रहे हों वो आ जाएं। तो 2-3 दिन के बाद फिर वो बेसिकली बंगले पे आ ही गई। मतलब वो तो काम वो उनका है, मतलब काशीराम उइके जो एएसआई और अपने एक फॉरेस्ट गार्ड हैं गुलाब, तो वो दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया। इतने नक्सलियों में जिन्हें दुर्दांत नक्सली कहा जाता है, एक विश्वास जगाना उनके मन में कि हम आईजी सर के पास जाके सरेंडर करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाता है कि आप चाहते हैं कि वो लोग मुख्य धारा में आकर जुड़ें, क्योंकि आपने एनकाउंटर से इतर उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वो मुख्य धारा में आकर जुड़ें और एक सामान्य जीवन जिएं। आपने बहुत करीब से जंगलों के जीवन को देखा है, अपने जवानों के जीवन को देखा है, तो इसमें भी हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे किस तरह का संघर्ष होता है जवानों के जीवन में? नहीं, जवानों के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। जैसे मान लो कभी ऑपरेशन रात को भी करना पड़ता है, तो रात को जंगल में ही रुकना, ठहरना, और फिर जंगल में भी इस तरह से कभी एम्बुश में बैठना कि हमारी लोकेशन किसी को ना पता लगे। तो कई काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट हुए। एक बार जैसे बिजली गिरने से घायल हुए हमारे 5 जवान। कई बार जो है ना सांप बिच्छू का बहुत डर रहता है। तो परिस्थितियाँ वाकई में बड़ी प्रतिकूल होती हैं, लेकिन अब प्रोफेशन है तो करना पड़ता है। तो ये समस्या, नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने में जो जवान जंगल में रहे, जिन्होंने फील्ड में ऑपरेशन किया, तो वाकई में उन्होंने जितनी मेहनत की और जितने जोखिम उठाए, उसी का परिणाम है। जी, बालाघाट अब नक्सल मुक्त हो चुका है और एक टारगेट मिला था आपको मार्च 2026 से पहले हमारे ज़िले से इस अभिशाप को हटाने का, और आपने समय से पहले ही वो कर दिखाया। क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की अनुभूति हो रही है कि एक जो टास्क मिला था वो हमने पूरा कर लिया? ना बिल्कुल, वो उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो 2006 से बालाघाट में मेरी पोस्टिंग होती रही है। तो अभी भी पहले तो मैं नक्सल एरिया में जाता था तो काफ़ी टैक्टिकल मूव करना पड़ता था, और अब जब नक्सल समस्या नहीं रही है तो मैं जैसे बाकी एरिया में जाता था, तो उस तरह से जब जाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अब बात करें आपकी हेल्दी रूटीन की। बहुत सारे साथी हैं, युवा दर्शक हैं, इस वक्त आपको देख रहे हैं, और तमाम जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, और आपकी फ़िटनेस जो है इसका भी मंत्र हम जानना चाहेंगे कि क्या एक स्वस्थ दिनचर्या होती है? नहीं, वो तो बेसिकली इसमें खाने पीने का बहुत रोल रहता है। अगर आपका हेल्थ में मुझे लगता है 70% के आसपास आपके खाने पीने का और 30% के आसपास आपका एक्सरसाइज का, तो एक रूटीन अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे कम से कम दिन में 1 घंटा तो अपने आप को दें जिसमें आदमी कुछ एक्सरसाइज कर सके। फिर खाने पीने का भी एक टाइम होना चाहिए, और अच्छा खाएं पिएं, हेल्दी खाएं पिएं। जी सर, यहाँ पर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका काम है बहुत तनाव भरा भी रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। अपने आप को किस तरह से आप रिलैक्स करते हैं, और शौक़ क्या है विशेष तौर पर? अगर कुछ समय मिल पाता है तो क्या करना आप पसंद करते हैं? नहीं, मैं जनरली मुझे बुक्स पढ़ने का भी शौक़ है, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ बुक्स पढ़ना। और जैसा मैंने बताया कि रनिंग और स्विमिंग, ये साइकिलिंग, ये भी मेरी हॉबीज़ हैं, तो कभी टाइम मिलता है तो रनिंग वगैरह करता हूँ। तो मेनली 2 हॉबी हैं मेरी, तो बस यही हो पाती हैं। अक्सर हम आपको देखते हैं बड़े ही कॉमन मैन की तरह आप हमें मिलते हैं, कभी ग्राउंड में रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं,
कभी बड़ी सहजता से लोगों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक जो मानवीय पहलू है आपका, ये भी हमें देखने को मिलता है सर। और ये अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपने अब यहाँ पर आईजी बालाघाट रेंज के रूप में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, अब आप पुलिस कमिश्नर भोपाल होंगे, तो क्या चुनौतियाँ रहेंगी वहाँ पर? वो अर्बन पुलिसिंग के अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग कार्य होते हैं। नक्सल वाला जो एरिया था उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। तो वो देखते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, वो तो जो भी चैलेंजेस है पुलिसिंग के, तो वो तो काम अपने को करना ही है। हर मिशन अपने आप में बहुत सारी चुनौतियाँ, चैलेंजेस, फियर, डर लेकर आता है। आप जंगलों में सर्च करते हैं और अलग अलग मिशंस पर काम करते हैं। एक पूरे पुलिस परिवार के लिए क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि डर हमेशा साथ चलता है, हमें नहीं पता होता है कि किस एम्ब्यूज़ में क्या है, कहाँ विस्फोट होगा और हमारे साथ क्या सब कुछ अच्छा ही होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। एज अ ऑफिसर क्या कुछ उस वक्त दिमाग में होता है आपके? नहीं, वो नेचुरली जैसे पुलिस ऑफिसर हैं या जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, तो लाइफ तो बड़ा टफ है। कोई आपका फिक्स रूटीन नहीं है। कभी भी कहीं भी कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, किसी भी समय जाना पड़ेगा। तो लाइफ एक पुलिस पर्सन की बड़ी टफ होती है। फिर अगर और दूसरी सुविधाएं देखें तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। वैसे अगर आप पहले कुछ साल पहले से कंपेयर करें तो कुछ सुविधा जनरेट की गई है और उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। हाँ, लेकिन वाकई में जो पुलिस की फंक्शनिंग है वो टफ तो है ही। 24 आवर्स आपको अलर्ट रहना पड़ता है। एक पूरा पुलिस परिवार और एक आपका व्यक्तिगत परिवार किस तरह तालमेल बैठ पाता है? क्योंकि समय का भी अभाव होता है, जिम्मेदारियां अलग हैं और टाइमिंग अलग है, तो किस तरह का एक संयोजन होता है एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, कैसे सब मैनेज कर पाते हैं आप? हाँ, वो थोड़ा नेचुरली फैमिली को वो कई बार होता है कि क्योंकि 24 आवर्स की जॉब है तो वो एक बैलेंस बनाना पड़ता है। थोड़ा अपने मतलब घर जाने के बाद कूल रहना पड़ता है। थोड़ा क्योंकि नेचुरली वो फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है। तो वो बैलेंस बनाने के लिए ये है कि एक तो खुद कूल रहो। तो फिर मैडम को के लिए भी आपको समय तो निकालना पड़ता ही होगा ना? हाँ जी जी। तो अब तो काफ़ी नौकरी में काफ़ी साल हो गए, तो कोशिश करते हैं समय निकालने की, निकालते भी हैं। कभी पुलिस का ऐसा काम होता है कि नहीं निकल पाता, तो काफ़ी साल हो गए नौकरी में, तो फैमिली वाले भी समझ जाते हैं। पर सर ऐसा तो हुआ होगा ना, एक बार ऐसा भी आया होगा कि लगा अपनी मूवी जाना है, क्योंकि ये होता है सामान्यतः, हर एक सामान्य परिवार चाहता है कि एक अच्छा क्वालिटी टाइम हमारे पास हो, तब लगा होगा कि नहीं चलिए हमें ये भी मैनेज करना है। नहीं, होता है कई बार प्रोग्राम बनाते हैं और फिर एंड टाइम पे कुछ हो जाता है तो नहीं कर पाते उस प्रोग्राम को, फिर बाद में उसको रीशेड्यूलिंग करते हैं। तो नेचुरली एक पुलिस ऑफिसर में का जो रूटीन है वो थोड़ा उसमें ऑल ऑफ ए सडन कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी, तो वो प्रोफेशनल चीज़ें हैं, तो उसको टैकल करना पड़ता है। जी हाँ। और सर एक अब चूंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये शो है, ये समाप्ति की ओर है, तो एक बहुत अहम सा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बालाघाट को अपने नज़रिए से किस तरह देखा आपने, और जो आपकी टीम थी, पूरा पुलिस प्रशासन परिवार था, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बालाघाट में काफ़ी, जैसे बालाघाट अगर ज़िले की बात करूँ तो बालाघाट जो है ना बहुत ही सुंदर ज़िला है प्राकृतिक रूप से भी, और यहाँ के लोग भी बड़े पीसफुल हैं, अच्छे लोग हैं, और जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल क्राइम ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, तो लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। दूसरा
पुलिसिंग की जो बात है, तो मतलब पुलिस का चैलेंजेस की क्या, पुलिस के बारे में मतलब आपकी टीम का कोऑर्डिनेशन कैसा हाँ, रहा? हाँ, टीम का बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आपको एक टीम के रूप में ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने जैसे पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी टीम है, चाहे वो नक्सल की टीम हो, चाहे वो होप की टीम हो, सीआरपीएफ की टीम हो, या एसएसयू के भी हमने भर्ती किए, या एसएफ हो, डीएफ हो, सब ने बड़ा अच्छा काम किया और एक टीम के रूप में काम किया। तो कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई टीम भावना से काम करने में। जी, तो संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी नई पदस्थापना के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने द टॉक शो में हिस्सा लिया, थर्ड आई न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।